मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि सामाजिक मानव शास्त्र में नातेदारी टॉपिक है, जिसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में भी किया था और उसी के आगे के पार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं नातेदारी की रीतियों से, कि वास्तव में नातेदारी की रीतियां क्या है। रीतियों से यहाँ तात्पर्य है कि नातेदारी के अंतर्गत किन किन नियमों को फॉलो किया जाता है, या ये कहें कि वे कौन से नियम हैं जो लगभग सभी नातेदारियों में पाए जाते हैं। अर्थात सभी समाजों में जो नातेदारी व्यवस्था है उनके अंतर्गत ये रीतियाँ पाई जाती हैं। केवल समय और स्थान के साथ धीरे धीरे इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो समाज में मानव के जो संबंध होते हैं उनको संचालित और निर्धारित करने की जो विधियाँ होती है वो ही नातेदारी की रीतियाँ कहलाती है, जो प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न रूप से निर्धारित की जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि विभिन्न समाजों में पाए जाने वाली रीतियों का सविस्तार वर्णन करेंगे। सबसे पहली रीति है परिहार, अर्थात अवॉइडेंस। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अवॉइडेंस अर्थात अवॉइड करना, अर्थात दूरी बनाए रखना। नातेदारी की रीतियों में परिहार संबंध विश्व के सभी समाजों में किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं, और कुछ संबंध ऐसे होते हैं नातेदारी व्यवस्था में जो दो संबंधियों के बीच कुछ सीमाओं का निर्धारण करते हैं, अर्थात उनमें दूरी का निर्धारण करते हैं। ये निर्धारण करते हैं कि उनके संबंध कैसे होंगे एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वो संबंधी तो होते हैं, परंतु उनके संबंध सीमित होते हैं, अर्थात उनमें कुछ दूरी पाई जाती है। अवॉइडेंस का मतलब उनमें दूरी पाई जाती है। परिहार संबंध दो संबंधियों के बीच सीमित संबंधों को निश्चित तथा नियंत्रित करता है। अब हम ये देखेंगे कि परिहार संबंधों की उत्पत्ति क्यों हुई। जब दो संबंधियों के संबंध निश्चित और नियंत्रित करने होते हैं, इस हेतु समाज में परिहार संबंध उत्पन्न हुए, और परिहार संबंधों के द्वारा जो संबंधी हैं उनके व्यवहार पर कुछ सीमाएं लागू की जाती हैं। जैसे एक दूसरे को नहीं देखना, बातचीत नहीं करना, आमने सामने नहीं आना, एक दूसरे संबंधियों के नाम नहीं लेना आदि ऐसे संबंध हैं जो कि परिहार संबंधों की श्रेणी में आते हैं। और विश्व के अलग अलग स्थानों पर, या भारत की बात की जाए विशेषकर, तो अनेक ऐसे युग्म हैं जिनमें परिहार संबंध देखने को मिलते हैं। जैसे सास और दामाद के संबंध, ससुर और पुत्रवधू के संबंध, ससुर और दामाद के संबंध, भाई बहन के संबंध, ज्येष्ठ भाई और छोटे भाई के पत्नी के संबंध, बहनोई और पत्नी की बड़ी बहन के संबंध। ये सभी वे युग्म हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग स्थानों के अनुसार भिन्न भिन्न परिहार संबंध पाए जाते हैं, जो कहीं पे इनकी सीमा कुछ अधिक होती है और कहीं कुछ हद तक ही ये पाए जाते हैं। अब यदि हम उदाहरण स्वरूप देखें तो जो योगाधिर आदिम समाज है उसमें यह परंपरा प्रचलित है कि जो वधू होती है वो अपने जेठ और ससुर आदि दोनों का ही मुंह नहीं देख सकती है, अर्थात वो उनका मुंह नहीं देख सकती है, ना ही वो उसके सामने आती है। इसी प्रकार से जो दामाद होता है वो भी अपनी सास और ससुर का चेहरा नहीं देख सकता है, और ये लोग आपस में सीधे बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, यदि व्यवहारिक रूप में हम देखें तो हमारे समाज में भी परिहार संबंध पाए जाते हैं, लेकिन जो आदिम समाजों में परिहार संबंध हैं उनमें कुछ अधिक पराकाष्ठा पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रिया का आदिम समाज है, उसमें जो दामाद होता है वो सास के
तथा जो वधू होती है वो ससुर के सामने तभी जा सकते हैं जब उनके संतान पैदा हो जाती है। अर्थात जब तक संतान पैदा नहीं होगी तब तक दामाद सास के सामने नहीं जाएगा और वो जो वधू है वो ससुर के सामने नहीं जाएगी। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में सास अपने दामाद का नाम तक नहीं सुन सकती है। अर्थात सास को ये अनुमति नहीं होती है कि वो अपने दामाद का नाम भी किसी अन्य के द्वारा भी सुने, और यदि इसका उल्लंघन हो जाता है तो दामाद को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है और इसकी पराकाष्ठा तब हो जाती है जब इसमें विवाह विच्छेद तक हो सकता है। अर्थात केवल नाम सुन लेने से विवाह विच्छेद अथवा तलाक की नौबत तक आ सकती है। इसी प्रकार अफ्रीका की जो जुलू जनजाति है उसमें जो दामाद होता है वो सास से नहीं मिल सकता है, अर्थात सास और दामाद आपस में नहीं मिल सकते हैं। तो भिन्न भिन्न समाजों में, भिन्न भिन्न आदिम समाजों में अनेक ऐसे परिहार संबंध प्रचलित हैं जो कि कुछ हद तक सभ्य समाज से मिलते जुलते हैं, परंतु उनमें अधिक हद तक परिहार संबंधों को फॉलो किया जाता है। नातेदारी की दूसरी रीति में परिहार संबंध आते हैं। अब यदि परिहास और परिहार इन दोनों संबंधों की हम तुलना करेंगे तो जो परिहार संबंध है उनमें अधिक दूरी रखी जाती है, जबकि परिहार संबंधों में दूरियों को अत्यधिक कम कर दिया जाता है, निकटता की बात की जाती है। परिहास जो कुछ निश्चित संबंधियों के बीच परंपरा या प्रथा द्वारा हंसी मजाक के मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं, अर्थात परिहास संबंधों को हंसी मजाक के संबंध भी कहते हैं और जिनमें मधुर संपर्क का समावेश होता है। इसके अंतर्गत संबंधियों के मध्य हंसी मजाक, गाली गलौज, यौन संबंधी अश्लील कथन आदि भी कहे जाते हैं। अर्थात हंसी मजाक इस हद तक भी की जाती है कि यौन संबंधी कथन और यौन संबंधी क्रियाएं भी की जा सकती है। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि परिहास संबंध दो व्यक्तियों का वह संबंध है जिसमें प्रथा द्वारा एक पक्ष को यह छूट रहती है और कभी कभी उससे यह मांग की जाती है कि वह दूसरे पक्ष को तंग करे, छेड़े या उससे मजाक करे, परंतु दूसरा पक्ष इसका बुरा नहीं माने। अर्थात परिहास संबंध या हंसी मजाक के वे संबंध होते हैं जिनमें संबंधियों को आपस में तंग करने की छूट होती है, हंसी मजाक करने का अधिकार होता है और इसमें दूसरे पक्ष द्वारा बुरा नहीं माना जाता है। जैसे यदि हम हमारे समाज में बात करें तो जीजा साली के संबंध, देवर भाभी के संबंध, ये सभी परिहास संबंधों की श्रेणी में आते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे जनजातियों के जहाँ पे परिहास संबंधों की अत्यधिक पराकाष्ठा पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में कुछ संबंधियों जैसे देवर भाभी, जीजा साली आदि में परस्पर परिहास एक अनिवार्य प्रथा है, मतलब अनिवार्य रूप से, अवश्यम भावी रूप से किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में अनेक आदिवासियों में तथा होपी जनजाति के लोगों में मामा भांजे के परिहास संबंध प्रचलित होते हैं, अर्थात जो भांजा है उसको मामा के साथ हंसी मजाक के संबंधों की स्वतंत्रता होती है, यहाँ तक कि वो मामा की संपत्ति भी चुरा सकता है। अर्थात मामा और भांजे में अत्यधिक परिहास संबंध पाए जाते हैं। अरापो जनजाति में जीजा साली एक दूसरे को चुम्बन तक ले सकते हैं और जो देर तक सोने वाला है दोनों में से उस पर ठंडा पानी डाल के उठा सकते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से परिहास संबंध भिन्न भिन्न जनजातियों में पाए जाते हैं। और यदि विशेष रूप से भारत की बात करें तो ओरांव और बेगा जो जनजाति है, आदिम समाज है, उसमें पोती और दादी और पोते और दादा में परिहास संबंध मनोरंजन के रूप में देखने को मिलते हैं। और अंडमान द्वीप में तो देवर भाभी के परिहास की पराकाष्ठा पाई जाती है, अर्थात देवर और भाभी में अत्यधिक परिहास संबंध पाए जाते हैं। अगला है माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संबोधन करें लेकिन किसी माध्यम के द्वारा,
और माध्यमिक संबोधन नातेदारी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रीति है जो सभी समाजों में किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है। और यदि व्यवहारिक रूप से हम बात करें या ग्रामीण भारत की बात करें तो माध्यमिक संबोधन अत्यधिक देखने को मिलता है। यदि एक स्त्री को अपने पति को संबोधित करना होता है तो वह सीधे नाम से संबोधित नहीं करती हैं, बल्कि जो उनकी संतान होती है उस संतान के नाम से संबोधित करके कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में, परिवार में भी जब माताएं या अन्य कोई स्त्री अपने पति को संबोधित करती है तो उनकी संतान के नाम से संबोधित करती है। और जो माध्यमिक संबोधन शब्द है वो सबसे पहले मानव शास्त्र में टायलर ने प्रयोग में लाया था। अर्थात टायलर ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था और यह बताया था कि जो माध्यमिक संबोधन है उसकी उत्पत्ति मातृसत्तात्मक परिवार से हुई है। वे परिवार जिनमें स्त्री सर्वेसर्वा होती है और पति संतानें पैदा करने में सहायक होता था, इसलिए उसे ये अधिकार होता था कि उसे संतान के द्वारा पुकारा जा सके। और इस परंपरा का धीरे धीरे विकास हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप माता को संतान के माध्यम से भी पुकारा जाने लगा। इस प्रकार से ये 3 मुख्य रीतियां हैं। इसके पश्चात कुछ अन्य रीतियां हैं जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।